आगे का जो भी पोर्शन है वो थ्योरेटिकल है, ज़्यादा थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल भी उतने ही है, लेकिन थ्योरेटिकल बढ़िया है उसमें खूब सारा, ठीक है। और बोर्ड में लिखने को आता है तो लिखेंगे भी और वो सारी चीज़ें भी करेंगे आगे, ठीक है। लिखिए लिखिए, करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल, कॉइल समझते हो ना, नंबर ऑफ टर्न, करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल by changing flux, by changing flux in, बताइए कैसे। करंट कैन बी प्रोड्यूस इन ए कॉइल बाय चेंजिंग फ्लक्स इन वेयर, ऐसे कॉइल है, कॉइल का मतलब जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें मुझको करंट प्रोड्यूस करना है, कैसे करूं, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स को चेंज कर दो। कैसे चेंज कर दो, बी चेंज कर दूं, एरिया चेंज कर दूं। अब एरिया चेंज करना तो वैसे काम नहीं है, तो इसलिए क्या करूं, बी चेंज कर दूं। ऐसा बी कैसे चेंज होगा, सही बात है, या फिर इसके पड़ोस में यहाँ पे एक दूसरा लूप रख दूं और उसमें जो करंट चल रहा है उसे बदल दूं। अगर उसे बदलूंगा तो यहाँ से जो फील्ड है वो बदलेगा, पड़ोस में जो फील्ड है वो बदलेगा। अगर वो फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो उसमें करंट आ जाएगा। दोनों टच नहीं है आपस में, फिर भी पड़ोसी में करंट आ जाएगा। ये है इंड्यूस वर्ड, इंड्यूस, कि आपने टच नहीं किया लेकिन आपने बातों से कर दिया इतना काम, तो बस विदाउट एनी फिजिकल टच। हाँ सर, मेरा फील्ड की स्ट्रेंथ तो सही है, मतलब एक मैग्नेट ले रखी है मैंने, लेकिन वो घुमा बहुत तेजी से, फील्ड को बहुत तेजी से चेंज होता है, तो भी प्लस बहुत तेजी से चेंज होगा। हाँ सर वो एक चीज उससे ज़्यादा बच सकता है, अगर पूरा मैग्नेट लिया और उसे घुमा। हाँ सही है, घुमाने को तो आदमी रखना पड़ेगा। हाँ मतलब घुमाना पड़ेगा ना। तो पड़ोसी वाली कॉइल में कुछ भी चेंज करोगे तो जो पेरेंट कॉइल है उसमें वो चेंज दिखाई देगा, समझेगा। एक तरीका हुआ, और क्या तरीका हो सकता है, इसी कॉइल में करंट होगा, खुद खुद इसी कॉइल में करंट होगा। इसको अलग बना लूँ ऐसे, दो तार तो निकल रहे होंगे, इसी कॉइल में कुछ करंट है, ऐसे इसी को चेंज कर दो तो इसका खुद से एसोसिएटेड एक फ्लक्स था। अगर इसमें ऐसे करके करंट चल रहा है ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ। और अगर मैं ये वाला करंट बदल दूं तो क्या फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ऐसे एसोसिएटेड, आगे ना। इसका खुद का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये खुद उस चेंज होने वाले फ्लक्स का अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो ये अपने इस करंट को जो चेंज करना चाह रहा है चेंज होने नहीं देगा, समझ रहे हो। मान लीजिए कि आप इस वाले करंट को बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ेगा तो फ्लक्स भी इससे एसोसिएटेड बढ़ेगा। तो ये नहीं चाहेगा कि मैं इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़े, तो ये क्या चाहता है कि मैं तो ऐसे प्रोड्यूस कर दूंगा एक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना पड़ेगा इसमें। रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने का क्या मतलब है, अगर मैं तुमको कहूँ कि एक वायर ऐसी है उसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर से मैंने 1 एम्पियर और छोड़ दिया तो कितना करंट है इसमें, यानी कि क्या आपने फ्रंट वाला जो करंट आ रहा था उसको कम कर दिया। तो ये, और हम क्या कर रहे थे, इसको बढ़ा रहे थे, लेकिन ये खुद नहीं बढ़ाने दे रहा, उसको अपोज कर रहा है वाली चीज़ को। ये हम समझो। तो दो तरीके से आप इसमें करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। आप नेबरिंग कॉइल पास में रखो एक और उसके करंट को वेरी करो, या इसके खुद के करंट को वेरी करो, तो उसकी वजह से इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसे इंड्यूस करंट कहते हैं। ये हम समझ गए। ये दोनों चीज़ पे आगे का पूरा चैप्टर है, सही। क्या लिखा है, करंट कैन बी प्रोड्यूस इन ए कॉइल बाई चेंजिंग द फ्लक्स ऑफ by changing the flux in number 1 neighboring coil, by changing the flux 1 in neighboring coil, and 2 in the same coil.
Number 1 in the neighboring coil and number 2 in the same coil. यहां तक अब बात समझो सारी। अब देखो इसमें कितना, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, तो फाई इज इक्वल टू हमेशा कितना होगा, बी इंटू एरिया। बी जब भी लिखते हो आप, चाहे आप स्ट्रेट वायर का लिख लो, सोलेनॉइड, टोरॉइड, सेक्शन एक्शन, किसी का भी लिख लो, उसमें आई आएगा डेफिनेटली एक, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट अपॉन 2πr, है ना, म्यू नॉट NI, सब में आई आएगा एक, ठीक है। ये बी किसका है, पड़ोसी का, पड़ोसी का बी है यहाँ पे, और अगर मैं करंट बदलूंगा तो उसका बी बदलेगा। तो इसका मतलब ये जो फाई है इसमें सब कुछ कांस्टेंट इनटू एक करंट बैठा है साथ में। ऐसा ही तो हुआ कि मान लीजिए मैं कॉइल के लिए लिख रहा हूँ, तो कितना लिखूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2r और इंटू ए। अब म्यू नॉट नहीं बदल रहा, रेडियस नहीं बदल रही, एरिया नहीं बदल रहा, सब कांस्टेंट है, ये फाई सही। तो भाई फाई जो है वो प्रोपोर्शनल है आई के, फ्लक्स प्रोपोर्शनल है करंट के, सही। अगर ये करंट चेंज होगा तो ये फ्लक्स भी चेंज होगा, सही। प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो उसकी जगह पे कुछ कांस्टेंट लाना पड़ेगा। ये जो कांस्टेंट है इसी को कहते हैं इंडक्टेंस, ठीक है। इसको ही कहते हैं भाई लोग इंडक्टेंस, समझे क्या, सही। तो दो तरह के इंडक्टेंस लिखे हैं हमने, एक है पड़ोसी में कुछ चेंज हो उसकी वजह से पेरेंट में चेंज हो जाए, वो है दो की वजह से हुआ है कि एक ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब होगा इसमें चेंज, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल दो की वजह से जो होता है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल। और बस यही है, इसी का करंट चेंज किया, इसी से फ्लक्स बदला, इसी ने अपना एक बैक EMF या बैक करंट प्रोड्यूस किया, उसने मेन बढ़ते हुए करंट को कम कर दिया, सेल्फ इंडक्टेंस। तो जो अकेले का हो खुद का वो तो है सेल्फ इंडक्टेंस, जो दो की वजह से हो वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। बस इतना, ये है कॉन्सेप्ट इंडक्टेंस का, समझे क्या। अब इसमें से कुछ नोट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो सीधे आगे चलते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये कॉन्सेप्ट है ना भाई। मैंने यहाँ बी लिख दिया इसका, तो इसका मतलब ये बी होता होगा ऐसा नहीं है। मैं तो जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि हर एक बी में एक आई आता है। मैं यहाँ पे फील्ड लिख रहा हूँ तो भाई म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो नहीं लिखूंगा, ये तो सेंटर पे होता है, ठीक है भाई लोग। मैं तो जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ बस कि वो हर एक बी में करंट है, वो करंट बदलेगा तो फाई बदलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखे, अब ये जितनी चीज़ हमने समझी है यही हमें दो पार्ट में लेके जानी है। एक तो कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये जो भी डेरिवेशंस हैं ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, मेंस में इन पे कम सवाल मिलेंगे, एडवांस में ज़्यादा सवाल होते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल अगर फॉर्मूला बेस्ड होगा तो सीधे फॉर्मूला वैल्यू डाल के आंसर आ जाएगा, उतना आसान होता है। और भयंकर होता है तो फिर वो एडवांस वाला लेवल बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये कांस्टेंट होता क्या है? हाँ अब आएगा ना, उस कांस्टेंट को इंडक्टेंस कहते हैं ऐसा। अब ये टेंस टेंस करके याद करो, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, अब नई चीज़ आ रही है तुम्हारे सामने एक, ठीक है। लिखे, कंसिडर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L। कंसिडर टू लॉन्ग कोएक्सियल solenoid of length L, S1 and S2 of length L, S1 and S2 whose radius
and number of turns whose radius and number of turns are R1 and R2, R1 and R2, and N1 is equal to N1 upon L, पहले के नंबर ऑफ टर्न्स, और दूसरा वाला N2 is equal to N2 upon L। दो तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स बता रहा हूँ, पर यूनिट लेंथ में भी बता रहा हूँ और टोटल भी बता रहा हूँ कितने हैं। ठीक है, इतनी चीज़ लिखनी है मुझे, मतलब जो भी सारे पैरामीटर मैं यूज़ करने वाला हूँ मैंने लिख लिया। लेंथ चाहिए, दोनों के रेडियस चाहिए क्योंकि एरिया लिखने पड़ेंगे जगह जगह पे। नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए दो तरह के, लेंथ से डिवाइड करो तो पर यूनिट लेंथ आने लगेंगे, और रेडियस, बस कॉमन चीज़ें लिखी हैं। अब देखिए कैसी सोलेनॉइड है दोनों, को एक्सियल, यानी कि एक्सिस दोनों की सेम होती है। ठीक है, बनाना मतलब एक सोलेनॉइड है ऐसे मान लीजिए, इस तरह का, ये है S1, और एक सोलेनॉइड इसकी एक्सिस है ये, तो एक्सिस पे ही रखिए दूसरा, मतलब एक के अंदर एक सोलेनॉइड रखिए। तो एक सोलेनॉइड है यहाँ इस तरह से। ठीक है, अब सारी चीज़ें नोट करो इनके ऊपर कि ये जो रेड वाली है इसको मैं S2 कह रहा हूँ, जो बाहर वाली है इसको S1 कह रहा हूँ। तो इनकी रेडियस कैसे है कि ये वाली रेडियस है R2 और ये रेडियस है R1, 1 वाले की रेडियस 1, 2 वाले की R2, ऐसा है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये वो सब होंगे। लॉन्ग कह रखिए, लेंथ तो कुछ ना कुछ होगी, लॉन्ग भले ही हो, तो L लेंथ कुछ हो गई ऐसा। सही है, अब हम क्या लिखना चाहते हैं अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मैं तो इंडक्टेंस देखना चाहता हूँ दोनों के बीच का, क्योंकि दोनों के बीच का देखना चाहता हूँ इसलिए म्यूचुअल है वो। सही, कैसे देखते हैं, तो एक कॉयल या एक सोलेनॉइड तो रखी होती है बस ऐसे, उसमें कोई भी पावर सोर्स नहीं लगा होता। दूसरी वाली में कुछ करंट देते हो, उससे इसकी वजह से फ्लक्स एसोसिएटेड निकालते हो, और वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो इंडक्टेंस है। समझ गए क्या? ठीक है, तो सपोज मैं लिखना चाह रहा हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 ड्यू टू S1। S1 की वजह से S2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है वो लिखना चाह रहा हूं मैं। सही, उसका डेरिवेशन करना है मुझे। तो बताइए करंट किस में देना पड़ेगा? S1 में। तो मैंने S1 में करंट मान लिया I1। ठीक है जी, तो अज्यूम करंट I1 flowing in S1 due to I1 current flux associated with S2 is given by phi 2, क्योंकि मैं फ्लक्स किससे लिख रहा हूँ 2 से, इज इक्वल टू कितना होगा B इंटू एरिया। तो B किसका, B किसका, एरिया किसका। ठीक है, अरे किससे फ्लक्स लिखना चाहते हो 2 से, तो एरिया किसका 2 का, लेकिन वो किसके फील्ड में बैठा है, 2 किसके फील्ड में बैठा है 1 के, तो B किसका 1 का। तो B कितना लिखोगे दोस्त, म्यू नॉट N1 I1, ये तो हुआ B, म्यू नॉट N1 I1। सही है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 के ही लिए जाएंगे, करंट 1 का ही लिया जाएगा, एरिया किसका लिया जाएगा, पाई R2 स्क्वायर इज फाई 2। बोलिए डन है यहाँ तक? अरे सही है, ये तो फ्लक्स है, इसमें कितने एरिया ले लिए तुमने, एक टर्न का, लेकिन जो सोलेनॉइड नंबर 2 है उसमें कितने टर्न है। तो फ्लक्स लिंकेज कहते हैं उसको, ऐसा मैंने लिखवाया होगा पहले भी। फ्लक्स लिंकेज कितनी हो जाएगी, N2 फाई 2, उसके नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई भी करो। ये तो तुमने कितने एरिया लिया है, एक एरिया लिया, तो एक लूप से कितना फ्लक्स है वो लिखा है, तो तुमने ऐसे ऐसे कितने लूप है यहाँ पे N2, तो N2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया म्यू नॉट N1 N2, है ना, छोटे बड़े का ध्यान रखना, और सबको इकट्ठा कर लो एक जगह पे, पाई R2 स्क्वायर, ये लो ये सारी चीज़, और साथ में करो करंट। ठीक है, पहुँच गए क्या यहाँ तक? तो N2
फाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई वन के, सही। तो ये जो सारी चीज़ रखी है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसी को कहते हैं इंडक्टेंस, क्योंकि दो का था इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है जी। किस चीज़ से दिखाते हैं उसको, एम से दिखाते हैं, एम आई वन। और ये किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, टू का। किसकी वजह से, वन की वजह से। तो एम टू वन इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू ड्यू टू वन, ऑफ एस टू ड्यू टू वन। बोलो समझ पाए हो क्या, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर टू स्क्वायर। क्या ऐसे ही वन पे होता होगा टू की वजह से, वन पे टू की वजह से होता होगा। बोलो करंट किस में दोगे तब, टू में दोगे, फील्ड उसका लिखोगे, सही है। तुम करोगे अब, करो। ये मैंने ही कर दो। हाँ ये हटा दो। क्या है, मतलब लॉन्ग है ना। हाँ हाँ बोलो भाई लोग, यहाँ तक ठीक है। अरे जैसे ये किया ठीक वैसे ही ये कर दिया, डन। ओके एक ध्यान से एक चीज़ देखिए, एम टू वन कितना है, म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर टू स्क्वायर, ऐसा है। अब ये एक छोटा एक बड़ा ठीक नहीं लग रहा, या तो दोनों छोटे हो या तो दोनों बड़े हो। तो क्या मैं इसको लिखूंगा म्यू नॉट एन वन, इसकी जगह क्या लिख दूँ, एन टू एल। तो क्या मैं लिख लूँ एन टू पाई आर टू स्क्वायर एल, ऐसा लिख लूँ। इसी तरह से, या फिर तुम कहो कि नहीं हम तो बड़ा वाला लिखेंगे, तो एन वन एन टू, इसको क्या लिख रहे हो, एन वन अपॉन एल, तो पाई आर टू स्क्वायर अपॉन एल, ये लिख रहा हूँ मैं इनका यूज़ करते हुए, ठीक है। ये वाली चीज़ म्यू नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो एन वन को मैंने क्या लिख दिया, एन वन अपॉन एल, तो एन वन अपॉन एल ऐसा मान लो, या फिर मैं इसको लिख रहा हूँ स्मॉल एन टू इंटू एल, ऐसा लिख रहा हूँ। तो कोई भी एक चीज़ फॉलो कर लो ऐसा। फिर इधर आइए दूसरा वाला, ये एम वन टू, ये कितना है, म्यू नॉट एन वन
N2 पाई R2 स्क्वायर, सही, ये वाला। इसको स्मॉल में लिख दूं अगर, तो क्या लिखूंगा, N1 इंटू एल, तो म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको कैपिटल में लिख दूं तो क्या लिखूंगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन एल, सेम है, सही। इसका मतलब 1 का 2 पे म्यूचुअल इंडक्टेंस और 2 का 1 पे सेम होता है, ठीक बात। जो आसान लगे वो निकाल दो, ठीक है। कम से कम 6 सवाल ऐसे एडवांस में आ चुके हैं, बस ये म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने वाले, ठीक है जी। जिसका आसान लगे उसका निकाल दो। कोई तुमको कहे ऐसा है, एक वायर है ऐसे, सही है, और यहाँ पे एक स्क्वायर है, करंट की कोई ज़रूरत नहीं है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल दो इस वायर की वजह से इस पे, इस वायर की वजह से इस पे, या इससे इस पे, किसका निकाल दो बराबर होता है। लेकिन मुझे क्या कहा जाएगा, वायर की वजह से स्क्वायर पे बताओ, या स्क्वायर की वजह से वायर पे बताओ, ऐसा बोला मुझे, स्क्वायर की वजह से वायर पे बताओ। एरिया किसका लिया जाएगा, वायर का। वायर का एरिया तो है नहीं, वायर तो सीधी है, ठीक है। तो मैं उसका निकालूंगा ही नहीं, मैं तो वायर का स्क्वायर पे निकालूंगा। तो करंट किस में कंसिडर करूंगा, इसमें, भले ही इसका इस पे निकालने को बोला हो, पर मैं तो ये वाला करूंगा क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें है करंट आई, तो क्या इससे एसोसिएटेड कितना फ्लक्स होगा ये निकालना आता है तुमको, कर रखा है काम ने, वो आ जाएगा फ्लक्स। उसमें करंट का भी एक अल्फाबेट आ रहा होगा ये वाला, तो 5 प्रोपोर्शनल टू आई कर दूंगा, जितना बचेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वही म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ये है कॉन्सेप्ट के करा कैसे जाता है ये काम। तो मैंने सोलेनॉइड का एग्जांपल देके बताया, ये पूछा जाएगा ऐसा जरूर नहीं है, ठीक है। एक और करके देखते हैं, चलिए। इंडक्टेंस पूछने के सवाल आते हैं। हाँ, डायरेक्ट इंडक्टेंस बताओ कितना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए कितना, बट चलो थोड़ा सा इसमें और काम कर लेते हैं। क्या देखिए, हैं तो दोनों बराबर, अब बराबर है तो m की वैल्यू देखो कितनी है, कि म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू एल, ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम है, ये तो अंदर वाली है सोलेनॉइड का वॉल्यूम है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और ये क्या है, किस चीज़ को दिखाता है, किस चीज़ को दिखाता है, मीडियम, ठीक है। अगर मैं इसमें आयरन रॉड रख दूं तो क्या इसकी परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो क्या मैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर रखूंगा फिर वहाँ पे, तो मीडियम पे डिपेंडेंट है, और क्या चीज़ पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंट है, रेडियस पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है, मतलब ज्योमेट्री। कैपेसिटेंस कैसा होता है भाई, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई बी, क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, एरिया पे, ठीक है। ये भी ऐसा ही है क्या, ज्योमेट्री पे, मीडियम पे, ये भी किस पे, ज्योमेट्री पे, मीडियम पे। रेसिस्टेंस कैसा होता है, रो एल अपॉन ए, क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री पे, मीडियम पे, उन्हीं का भाई है तो ये, ज्योमेट्री पे, मीडियम पे। करंट कितना था उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, फ्लक्स कितना था उससे कोई मतलब नहीं है, इंड्यूस ईएमएफ कितना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस कोई भी दो चीज़ें हैं। तो मुझको करंट दिया ही नहीं जाएगा, मैंने अज्यूम किया खुद, करंट मुझे दिया थोड़ी था। मैं अगर यहाँ पे वायर का और ये एग्जांपल बता रहा हूँ तो मैं करंट बता ही नहीं रहा कितना, क्योंकि आएगा ही नहीं, तो अपने आप अज्यूम कर लो करंट, ठीक है, और निकाल दो कैलकुलेशन। बोलो, बात समझ गए हो, ठीक है। तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये उसका फॉर्मूला, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे, बट फिर भी एक सोलेनॉइड वाला याद होना चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री बदलती रहेंगी तो हर जगह म्यूचुअल इंडक्टेंस बदलता रहेगा ज्योमेट्री के साथ साथ, करेक्ट। तो भाई ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निकाला कैसे, आपने करंट अज्यूम किया, फिर फ्लक्स निकाला दूसरे से एसोसिएटेड, फिर 5 प्रोपोर्शनल टू आई का जो कांस्टेंट आया है उसे ही आप कह रहे हो कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। डन है भाई यहाँ तक, तो ठीक है। देखिए यहाँ वाली लाइन से एक बार फिर से उठा रहा हूँ मैं इसको, N1
फाइव वन इज इक्वल टू, अब मैं M12 या 21 नहीं लिख रहा क्योंकि दोनों सेम ही है, I2 ऐसा। इसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं इज इक्वल टू M di2 बाई dt। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप S2 से करंट चेंज करोगे तो S1 से फ्लक्स चेंज होगा, तो उसमें एक इंड्यूस्ड EMF आएगा, वो किसके इक्वल होगा, M di2 बाई dt के। तो ये किस में इंड्यूस्ड है, S1, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, पड़ोसी के करंट पे। ये है म्यूचुअल, ठीक है क्या, गेम समझ रहे हो। इसी तरह से E2 किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल रहे हो, करंट उससे दूसरे का है। ये बना एक फॉर्मूला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है। ये माइनस कहाँ से लिखा मैंने, लेंज लॉ का, क्योंकि जब इसे ई लिखूंगा तो माइनस भी तो लिखूंगा साथ में, वो माइनस आ रहा है ये वाला, ये होगा फॉर्मूला। जैसे कि कैपेसिटर के लिए वोल्टेज के रिलेशन कैसे होते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी वोल्टेज, इसके लिए वोल्टेज के रिलेशन कैसे होते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, सही है। इसमें वोल्टेज होती है तो करंट चार्ज बदलता है। इसमें अगर वोल्टेज लगाओ रेसिस्टर, करंट आता है तो उसमें, ये किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है, ये करंट के लिए सेंसिटिव नहीं है, ये करंट के चेंज के लिए सेंसिटिव है। जब तक S2 में चेंज नहीं करोगे S1 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें कोई EMF नहीं आएगा। जब S2 में चेंज होगा करंट तो S1 एक्टिवेट होगा कि मुझे भी अपने अंदर करंट प्रोड्यूस करना है उस चेंज को अपोज करने के लिए जो चेंज हो रहा है मेरे अंदर, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है इंडक्टेंस जो है, दैट विल बी एक्टिवेटेड ओनली इफ देयर इज चेंज। अगर चेंज नहीं है तो इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। इसमें जैसे ही करंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब वोल्टेज है, ठीक है। इसमें ईएमएफ कब है, जब करंट चेंज होगा, जब करंट होगा तब नहीं, जब करंट चेंज होगा। di2 बाई dt है, अगर di2 बाई dt जीरो मतलब I2 कांस्टेंट है तो ये भी जीरो है, ये समझ रहे हो। ये फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन चलेंगे आगे, या जो किरचॉफ लगाने में काम आएगा मुझे। तो ऐसे यहाँ पे V इक्वल टू आई आर करके किरचॉफ लगाते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पे ऐसे M di अपॉन dt करके किरचॉफ लगाते हैं दो पॉइंट के बीच में। बोलो, बात समझे क्या। तो सर इसका भी सेम वही डेफिनेशन है कि 1 एम्पीयर पर सेकंड की उससे अगर कोई करंट चेंज हो तो ओनली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम, ठीक है जी। बस दो चीज़ डिपेंड करता है, तीसरी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक इन्हीं की तरह। तो इन्हीं की कैटेगरी का प्राणी है ये भी, फॉर्मूला अलग है बस उसका, ऐसे। कोई डेफिनेशन तो होगी इंडक्टेंस किसकी, इंडक्टेंस की डेफिनेशन, ठीक है आएगी, लिखिए सेल्फ इंडक्टेंस में लिखिए, अज्यूम ए कॉइल कैरिंग करंट I, assume a coil carrying current I, due to this current there will be flux associated with itself. Due to this current there will be flux associated with itself, अपने ही करंट की वजह से खुद से फ्लक्स एसोसिएटेड है, ठीक है जी। इफ द करंट इन द कॉइल चेंजेस विद टाइम, if current in the coil changes with time, then flux associated with the coil will also change. Flux associated with the coil will also change.
ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स and induced EMF, and induced EMF and induced current, induced EMF and hence induced current will produced in the coil which will oppose, which will oppose the change, which will oppose the change, ब्रैकेट में इसे लिख दो लेंज लॉ। ठीक है, क्योंकि ये जो ईएमएफ है ये जो भी कुछ हो रहा है उसका अपोज करता है, कि करंट बढ़ रहा है तो बढ़ने का अपोज करो, फाइन। उसी घर में रह रहा है उसी में अपोज कर रहा है, और देख रहे हो अपने से अपने में ही। तो इसको कहते हैं बैक ईएमएफ। अगर करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब मान लीजिए ऐसे कॉइल थी ऐसा, और इसमें करंट चल रहा था ऐसे करके, इसमें से गया था इसमें से निकला, इसी करंट को चेंज कर रहे हो, ये वाला करंट मान लीजिए कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ मुझे फ्लक्स एसोसिएटेड होगा इसके साथ, ऐसा फ्लक्स एसोसिएटेड था, फ्लक्स भी चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो इसने अपना एक करंट प्रोड्यूस किया। अब करंट का कलर तो होता नहीं कि जो मैंने छोड़ा है वो नीले रंग का है और जो इसने इंड्यूस पैदा किया वो पीले रंग का है, मैं देख लूँगा नीला पीला अलग अलग है। अब करंट करंट है, तो वो क्या करेगा इफेक्टिवली, क्या करेगा फाइनली, कि मैं सोच रहा था कि जिस रेट से इसको बढ़ाना चाहिए मुझको, ये उस रेट से बढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब पीछे से एक करंट प्रोड्यूस हो गया है जो अपोज कर रहा है उस वाले करंट को जो मैं बढ़ा रहा हूँ उसको। मैंने अपने करंट को सपोज कमांड दे रखी थी कि तेरे को भाई 1 एम्पियर पर सेकंड बढ़ना है, वो बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि एक करंट रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है जो कम कर रहा है उसके बढ़ने को। ठीक है, तो ऐसे ईएमएफ या ऐसे करंट को बैक ईएमएफ या बैक करंट भी कहते हैं, ये वाला जो करंट है। सही है, ये तो है कॉन्सेप्ट क्या है, फाइन। कॉयल, अच्छा चलो थोड़ा सा लिख लो इसमें कि assume a coil having n turns, assume a coil of radius r, assume a coil of radius r having n number of turns, n capital, having n number of turns, carrying current I, carrying current I, then मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I अपॉन 2R। ऐसा होता है एक कॉइल की खुद की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N I अपॉन 2R। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू B इंटू एरिया, B कितना म्यू नॉट N I अपॉन 2R इंटू IR स्क्वायर। सही, ये नहीं चाहिए होता अपने को चाहिए होती है फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज कौन होती है, N फाई, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि तुमने तो एक ही टर्न लिया है ना बस अभी तक, लेकिन ऐसे ऐसे n टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई करो, तो म्यू नॉट और तुम कौन हो रहे n स्क्वायर I अपॉन 2 और साथ में पाई R। ठीक है, n फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, n स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, ये बैठा करंट। तो n फाई जो है वो प्रोपोर्शनल है करंट के, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। n फाई इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं L से, L फाई, L इज सेल्फ इंडक्टेंस, L इज सेल्फ इंडक्टेंस। अब तुम देख रहे हो
ज्योमेट्री बदलेगी तो फॉर्मूला बदलेगा, कितने याद रखूंगा भाई, ये कुछ अलग है, कुछ अलग है, इसमें तुम सोलेनोइड कर दो तो कुछ और आ जाएगा, क्योंकि बी बदलेगा उसका, म्यू नॉट एन आई आएगा उसका बी। तो ऐसे याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ आ जाए तो 1 मिनट लगती है निकालने में। करंट मान लो फाई निकाल दो, फाई प्रोपोर्शनल टू आई कर दो, वही है। ठीक है जी, डन। एन अगर ये बदल रहा है तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये जो चीज़ है इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये है भाई सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला। सेल्फ इंडक्टेंस खुद कितना है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। क्या क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स, मीडियम, रेडियस यानी कि ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, बाकी और कोई चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम से। इसमें जो खास बात है वो है ये कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर डबल कर दो इंडक्टेंस 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगले चैप्टर में काम आएगी वाली बात है। ठीक है जी, नोट करिए। कहीं पे कुछ डाउट है तो बताओ इन दोनों में। अब आगे चलेंगे इस पे क्वेश्चंस, या अलग अलग ज्योमेट्रीज का सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। तो 1-2 क्लास हमें बस क्वेश्चन करने हैं, ये हो गया कॉन्सेप्ट पूरा। ठीक है, तो कल तुम आओ तो तुम्हें पता होनी चाहिए दोनों चीज़ें कि निकालते कैसे। तो कम से कम 2 बार इसे आने से पहले करके देख लेना। देखिए, अगर मीडियम चेंज करें तो ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि कोई ऐसी सोलेनॉइड थी और सोलेनॉइड में आपने एक रॉड इंसर्ट कर दी, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये हम आगे बात करेंगे, बट एल पे क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, एल बढ़ जाता है, इंडक्टेंस बढ़ता है इससे। यूनिट क्या होती है इसकी, एम केस वगैरह में कुछ यूनिट निकालूंगा तो आ जाएगी, कुछ वोल्ट ये वो है ना। जैसे कि ये कितनी आएगी, वोल्ट पर एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है ना, और वोल्ट पर एम्पियर क्या होती है, ओम, ओम इंटू सेकेंड, ऐसी यूनिट आ जाएगी। बट नॉर्मली वो वाली यूज़ नहीं होती, हेनरी कहते हैं भाई इसकी यूनिट, एच फॉर हेनरी, हेनरी एच ऐसे दिखाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला अब तुम निकाल पाओगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, ओम इंटू सेकेंड, ओम निकाल लोगे V = IR या उससे जिससे भी, वो इंटू सेकेंड, ऐसा ये तुमको निकालना है।